नमस्कार। प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में डिप्लोमा सेक्टर में वर्तमान में लोक सेवा आयोग के माध्यम से बहुत सारे नए प्रवक्ताओं ने कार्यभार ग्रहण किया है और ये प्राथमिक शिक्षा के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि अब हमारी शैक्षिक गुणवत्ता और भी बढ़ जाएगी क्योंकि हमारे पास अब पर्याप्त संख्या में स्टाफ उपलब्ध होगा। पूर्व में यही कार्य हम अतिथि व्याख्याताओं के माध्यम से कराते थे, जिनसे शैक्षिक गतिविधि तो हम संचालित कर लेते थे, लेकिन संस्था के अन्य संबंधी कार्य, जिनमें हमारे शैक्षिक स्टाफ की ज़्यादा आवश्यकता होती थी, वहाँ पर हमें दिक्कत महसूस होती थी। उसी को दृष्टिगत रखते हुए मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं एक ऐसा पीपीटी के माध्यम से यूट्यूब वीडियो बनाया जाए, जिसमें जो भी नए लेक्चरर संस्था में कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं, उनको यदि प्रधानाचार्य द्वारा कोई भी दायित्व दिया जाता है, तो उससे वो भिज्ञ रहें और उस दायित्व का कैसे निर्वहन करना है, उसका क्या फ़ॉर्मेशन होगा, उसका क्या कंपोज़िशन होगा, उसके बारे में डिटेल देना चाहूँगा मैं। तो मोस्टली बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, संस्था स्तर पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ फ़ॉर्म की जा सकती हैं, लेकिन ब्रॉडर टर्म में ये आपके 3 कैटेगरीज़ में मैंने पूरी सारी गतिविधियों को बाँटा है। उसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो जैसे-जैसे आप सिस्टम में इन्वॉल्व होते जाएँगे, वैसे-वैसे आप चीज़ों को सीखते भी जाएँगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली समिति है, जो संस्था में शैक्षिक गतिविधियों को, परीक्षा को या जिला योजना के माध्यम से जो भी हम नए पाठ्यक्रम या उपकरण क्रय करना चाहते हैं, उसके बारे में विवरण देना चाहूँगा मैं। संस्थाओं में जब भी शैक्षिक गतिविधियों को संचालन के संबंध में कोई भी या किसी भी गतिविधि के संचालन के संबंध में जब भी समितियों का गठन किया जाए, उसमें वरिष्ठता का ज़रूर ध्यान रखा जाए। वरिष्ठता से हायरार्की बनती है और डिसिप्लिन अपने आप फ़ॉर्म हो जाता है। तो संस्था की जो सबसे महत्वपूर्ण समितियाँ हैं, उसमें शैक्षिक समिति जो है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसी के माध्यम से हम संस्था में शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ करते हैं। तो संस्था स्तर पर यदि विभागाध्यक्ष उपलब्ध हैं, तो वरिष्ठतम विभागाध्यक्ष, और अगर विभागाध्यक्ष उपलब्ध नहीं हैं, तो जो भी वरिष्ठ व्याख्याता होगा, उसको शैक्षिक अधिकारी बनाया जाए और उसके साथ हर जितने भी पाठ्यक्रम संचालित हैं, हर पाठ्यक्रम से एक कम से कम प्रभारी उसमें नामित किया जाए और छात्र लिपिक जो होगा, वो इसका प्रभारी होगा, जिसमें आपका पाठ्यचर्या परिषद की तरफ से जब भी निर्देश प्राप्त होते हैं, उसके हिसाब से टाइम टेबल बनाना, कार्य का कक्षाओं का नियमानुसार संचालन करना, प्रत्येक शैक्षिक स्टाफ की अपनी टीचर्स डायरी होगी, एक एकेडमिक कैलेंडर बनाकर वो करेगा और प्रति सप्ताह वो प्रधानाचार्य के माध्यम से अपना जो शैक्षिक डायरी है और अपना जो अटेंडेंस रजिस्टर है, वो विभागाध्यक्ष को दिखाते हुए वो प्रधानाचार्य के समक्ष प्रस्तुत करेगा। ये एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से प्रधानाचार्य भी अवेयर रहेगा कि शैक्षिक गतिविधियों का संचालन कैसे हो रहा है। एआईसीटी में अनुशासन समिति बहुत इम्पोर्टेंट है और किसी भी शैक्षिक संस्थान में अनुशासन समिति इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर अनुशासन रहेगा, तभी शैक्षिक गतिविधियों का संचालन प्रभावी ढंग से हो सकता है। तो प्रत्येक संस्था में एक चीफ प्रॉक्टर होगा, यहाँ पे भी वरिष्ठता का ध्यान रखा जाए कि शैक्षिक शिक्षण प्रशिक्षण संचालन समिति का जो अध्यक्ष है, उसके अलावा जो भी नेक्स्ट सीनियर है, उसको अनुशासन समिति का चीफ प्रॉक्टर बनाया जाए और प्रत्येक पाठ्यक्रम से एक शैक्षिक स्टाफ इसमें ज़रूर इन्वॉल्व किया जाए। इसमें वर्कशॉप की फैकल्टीज़ को भी इन्वॉल्व किया जाए या जो आपका आपका शैक्षिक स्टाफ है, जो क्लास 3 स्तर का है, उनको भी इनमें इन्वॉल्व किया जाए और इसकी समय-समय पर अनुशंसा की जाए। इसमें छात्र-छात्राओं से बात भी की जाए कि उनके मध्य कोई ऐसी बात तो डेवलप नहीं हो रही है, जिससे अनुशासनहीनता की परिस्थिति उत्पन्न हो और संस्था में शैक्षिक गतिविधियों के संचालन में बाधा आए। उसके बाद तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण समिति है, वो परीक्षा समिति है, जिसके माध्यम से परिषद के द्वारा आयोजित सेमेस्टर परीक्षाएँ 2 बार आयोजित होती हैं हमारी सेमेस्टर परीक्षाएँ। एक होता है आपका विषम सेमेस्टर परीक्षा, एक होता है सम सेमेस्टर परीक्षा। विषम सेमेस्टर परीक्षा के लिए जो समय सीमा है, वो दिसंबर का महीना है और सम सेमेस्टर के लिए ये महीना मई का है। तो परीक्षा एक बहुत ही गंभीर चीज़ है और इस बात पर मैं पुनः इस बात को बहुत गंभीरता से कहना चाहूँगा कि अगर आपने पूर्व में परीक्षाएँ संचालित की हैं, तो उसका अनुभव तो आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो भी नई परीक्षा होगी, वो एक बिल्कुल नई परीक्षा है और मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि इसमें 2 या 3 लेवल की चेकिंग ज़रूर होनी चाहिए। पूर्व में परीक्षा का जो प्रश्न पत्र था, वो बोर्ड से फिजिकल फॉर्म में आता था, लेकिन बोर्ड द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया और अब हमें पेपर जो है, वो ऑनलाइन प्राप्त होता है। तो परीक्षा पेपर की सुरक्षा प्रधानाचार्य का स्वयं का दायित्व है, जिसमें वो अपने इस दायित्व को किसी और को हस्तगत नहीं कर सकता है। तो परीक्षा की जब पेपर की प्रिंटिंग होगी, तो वो उस समय फिजिकली वहीं उपलब्ध रहे और प्रत्येक पेपर को प्रिंट करके उनकी संख्या को
उसी सीमा तक आगे बढ़ाए जहाँ तक उसकी आवश्यकता है। अनावश्यक पेपर प्रिंटिंग की आवश्यकता नहीं है। और इसमें आपके कम से कम छात्र संख्या के ऊपर बोर्ड की तरफ से एक निर्देश है कि कितनी छात्र संख्या पे आप कितने एसीएस रख सकते हैं। आपके पास फ्लाइंग स्क्वाड जरूर होना चाहिए, सपोर्ट स्टाफ होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। और प्रत्येक शैक्षिक स्टाफ को जो कक्षों में ड्यूटी करता है, जिसको हम रूम इन्विजिलेशन कहते हैं, उनमें भी बहुत गंभीर तरह से ट्रेनिंग दिए जाने की आवश्यकता है कि वो परीक्षा के संचालन के मध्य कृपया किसी भी परिस्थिति में कक्ष को न छोड़ें। उसके बाद सबको पता है कि हमारे जितने भी 3 वर्षीय पाठ्यक्रम हैं या डिप्लोमा फार्मेसी है या होटल मैनेजमेंट है, ये पाठ्यक्रम एआईसीटी द्वारा अप्रूव्ड हैं और एआईसीटी प्रत्येक वर्ष एक्सटेंशन ऑफ अप्रूवल में हमसे आवेदन लेती है, जिसके लिए एक प्रभावी समिति का होना बहुत आवश्यक है। इस सत्र में अभी 23 मार्च को फॉर्म आया है और 6 अप्रैल उसकी लास्ट डेट है। तो ये बहुत ही गंभीर प्रकरण है और संस्था के संचालन में एआईसीटी का अनुमोदन बहुत ही आवश्यक है। बिना एआईसीटी के अनुमोदन के आपका जो संचालन है वो संभव नहीं हो सकता संस्था का, क्योंकि एआईसीटी ऑनलाइन आवेदन मांगती है। तो इसमें मेरा अनुरोध रहेगा कि संस्था में यदि कोई भी कंप्यूटर संबंधी स्टाफ उपलब्ध है तो उसको इस कार्य में यूज किया जाए, जिससे इस कार्य को बहुत समय अंतर्गत संपन्न किया जाए। उसके बाद यदि संस्था में कोई भी नया पाठ्यक्रम आप प्रारंभ करते हैं, जिसके लिए उपकरण साज सज्जा या कोई भी नवीन निर्माण हो या कोई भी आपने कैफेटेरिया बनवाया हो, सेमिनार हॉल बनवाया हो, तो जिला योजना के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय जो होते हैं वो जिला योजना समिति के वो एक तरीके से संचालक होते हैं और उनके माध्यम से आप उपकरण साज सज्जा और निर्माण में प्रस्ताव दे सकते हैं, जिसमें संस्था में अगर कोई नवीन निर्माण करना है उसका प्रस्ताव दिया जा सकता है। और जिला योजना समिति से परिवेश स्वीकृत कराने के बाद आपको एक बृहद प्रस्ताव निदेशक प्रावधिक शिक्षा को भेजना होता है, जहां से बजट आवंटन की प्रक्रिया के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा जाता है, शासन से बजट आवंटन होता है। उसके बाद शासन द्वारा निर्धारित निर्माण की बात होगी तो शासन द्वारा ही निर्माण इकाई निर्धारित की जाएगी और अगर क्रय प्रक्रिया है उपकरण साज सज्जा के संबंध में तो संस्था स्तर पर यह प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। जैसा कि विदित है कि आज के डेट में जितना भी क्रय है वो जेम पोर्टल के माध्यम से ही किया जाना है, अन्य किसी भी माध्यम से किया जाना अलाउड नहीं है। इसके बाद अगली समिति जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमारे छात्रों से छात्र छात्राओं से संबंधित है। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि प्रावधिक शिक्षा विभाग में छात्रवृत्ति समिति इतनी महत्वपूर्ण है कि हम छात्रों को इस बात के लिए प्रमोशन करते हैं कि अगर वो हमारे यहाँ प्रवेश लेते हैं और उनके परिवार की आय अगर शासन द्वारा निर्धारित सीमा में है तो उनको छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति दोनों ही प्राप्त होगी। तो मैं यहाँ थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म खींचना चाहूंगा कि सामान्य और ओबीसी के लिए यदि आपके परिवार की आय 2 लाख की सीमा से कम है तो आप छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए पात्र हैं। और अगर आप अनुसूचित जाति से हैं या जनजाति से हैं तो यही सीमा 2.5 लाख की है। अगर आपके परिवार की आय 2.5 लाख से अधिक की है, कम की है, तो आप छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए हैं, अलाउड है। और ये एक बहुत गंभीर समिति है क्योंकि ये प्रक्रिया भी ऑनलाइन समाज कल्याण पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग के माध्यम से की जाती है। तो इसमें जितने भी बच्चे आवेदन करते हैं, चाहे उनके आधार नंबर की बात हो, चाहे उनका अकाउंट हो, चाहे उनका फ़ोन हो, जैसा कि सबको विदित है कि सरकार अब आधार से जो आपका अकाउंट लिंक होता है उसी में आपके बेनिफिट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से करती है। तो यहाँ पर एक छोटी-सी गलती बच्चे को छात्रवृत्ति से डिस्क्वालीफाई कर जाएगी। तो इसमें जो समिति गठित हो वो बहुत गंभीर लोगों की हो और इसमें डेटा को फिजिकली चेक करने की आवश्यकता है। हर संस्था में एक पुस्तकालय है और पुस्तकालय का एक ही ध्येय है कि सभी छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराना। तो एआईसीटी के निर्देशों क्रम में सभी संस्थाओं में ई ग्रंथालय या लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर उपलब्ध है। उसके अलावा हर लाइब्रेरी में 10 सिस्टम है जिसपे इंटरनेट फैसिलिटी है, जिसके माध्यम से बच्चे ई बुक्स या नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में लॉगिन करके अपना अकाउंट बना सकते हैं और फिजिकल बुक्स भी हमारे पास उपलब्ध हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण समिति है। छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, वाद विवाद, खेलकूद समिति बनाई गई है। जैसा कि हम सबको विदित है कि हमारे खेलकूद पहले संस्था स्तर पे या सांस्कृतिक कार्यक्रम, वाद विवाद, खेलकूद तीनों ही संस्था स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। उसमें जो प्रथम विनर होते हैं वो जोनल स्तर पर जाते हैं और जोनल स्तर पे जो प्रथम 3 विनर होते हैं वो आपके स्टेट लेवल पर पार्टिसिपेट करते हैं। ये हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है और कोविड के कारण विगत 2-3 वर्षों से ये बंद है, लेकिन
मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे ये प्रक्रिया फिर से प्रारंभ कर दी जाएगी। उसके बाद सरकार की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि यूराइज पोर्टल हमने बनाया है। यूराइज पोर्टल में सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि बच्चा यूट्यूब डेटा, यूट्यूब वीडियोज़, अपना अकाउंट, अपना डिजी लॉकर, एक जो जितने भी एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं, वो उनको उस पे देख सकता है। और शैक्षिक स्टाफ को भी इसमें टेरिटरी यूज़र बनाया गया है, जिसके माध्यम से वो छात्र-छात्राओं की जो भी अटेंडेंस वगैरह लेंगे या जो भी एकेडमिक एक्टिविटीज़ करेंगे, उसको प्रतिदिन लॉगिन करके अपलोड करेंगे। तो ये छात्रों के गत प्रबंधन के लिए बहुत अच्छी यूराइज पोर्टल बनाया गया है और यूराइज पोर्टल के माध्यम से आगे आने वाले आगे आने वाले वर्षों में बहुत सारी गतिविधियों को हम संचालित करेंगे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एंड यूज़, जिसके लिए हमने डिप्लोमा चला रखा है। उसमें बच्चे का अच्छा प्लेसमेंट हो, उसके लिए हमें उसकी काउंसलिंग भी करनी है, उसको ट्रेन भी करना है और उसके बाद प्लेस भी कराना है। वर्तमान में प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित सभी संस्थाओं, राजकीय संस्थाओं द्वारा प्लेसमेंट में बहुत मेहनत की जा रही है और बच्चों का बहुत अच्छा प्लेसमेंट कराया जा रहा है, अच्छे-अच्छे रिनाउंड कंपनीज़ में कराया जा रहा है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण समिति है और इसमें जो भी मेंबर रखे जाएँ, वो थोड़े से वर्सटाइल हों, जिनको डेटा हैंडलिंग बहुत अच्छी आती है और जो नई विधाओं की खोज में हमेशा इन्वॉल्व रहें कि भाई उन्हें क्या नई चीज़ करनी है छात्रों के हित के लिए, जिससे कि छात्रों का विकास अच्छा हो। इसके बाद संस्था प्रबंधन समिति है। संस्था में जितनी भी आवश्यकताएँ होंगी, चाहे वो आपके उपकरण साज-सज्जा की हो, चाहे आपकी स्टेशनरी की हो, चाहे आपके छोटी-छोटी आलपिन की हो, उसकी जो क्रय प्रक्रिया है, वो क्रय और भंडार समिति के माध्यम से ही संपन्न की जाएगी, जिसमें सबसे पहले आप माँग पत्र प्रस्तुत करेंगे। माँग पत्र प्रधानाचार्य से मार्क करा के आप स्टोर ऑफिसर को देंगे। स्टोर ऑफिसर उसके बाद उसकी क्रय प्रक्रिया करेगा। जैसा कि विदित है, क्रय प्रक्रिया जेम के माध्यम से ही की जा सकती है। उसके बाद जब आपूर्ति आ जाएगी, उसको आप फिर इंडेंट के माध्यम से अपने पास प्राप्त कर सकते हैं। राजपत्रित जितने भी हैं, वो अपना कंजम्पशन वेरीफ़ाई करने के लिए स्वयं सक्षम हैं, लेकिन अराजपत्रित जितने हैं, वो अपना कंजम्पशन स्वयं सत्यापित नहीं कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें अपने प्रभारी अधिकारी से सत्यापन कराना पड़ेगा। संस्था स्तर पर जो भी परिसर हैं, वहाँ पे आवास भी हैं, छात्रावास भी हैं, तो वहाँ विद्युत सप्लाई की आबाद पूर्ति होती रहे, जलापूर्ति आबाद होती रहे और समय-समय पर भवन के जो अनुरक्षण हैं या जो टूट-फूट होती है, पुताई है, ये सब कार्य समय-समय पर होते रहें, जिससे कि भवन बिल्कुल इंटैक्ट बना रहे और संस्था में शैक्षिक गतिविधि संचालन करने में एक उत्साह बना रहे। उसके अलावा संस्था में जितने भी चतुर्थ श्रेणी हैं और सभी संस्थाओं को पीआरडी दिए गए हैं। शासन का बड़ा मंतव्य है कि संस्थाएँ बहुत खूबसूरत लगें, वहाँ बागवानी की खूब सारी एक्टिविटीज़ हों। तो इन सबको दृष्टिगत रखते हुए ये भी एक महत्वपूर्ण समिति है, जिसके माध्यम से इन सारी गतिविधियों का संचालन किया जाता है। उसके बाद जैसा आप सबको विदित है कि 2004 के बाद से न्यू पेंशन स्कीम लगा दी गई, उससे पहले जीपीएफ था और सभी स्टाफ की अपनी एक सर्विस बुक होती है, जिसमें उनके सर्विस डिटेल्स लिखे जाते हैं। कब उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया, कब उन्होंने ईएल के लिए आवेदन किया, कब उन्होंने मेडिकल लीव ली और इसके साथ मैं यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि जो और महत्वपूर्ण चीज़ है, वो मानव क्षमता पोर्टल पर आपका व्यक्तिगत डिटेल है। आगे आने वाले समय में आपके लीव संबंधी जितनी भी एप्लीकेशन या कार्रवाइयाँ होंगी, वो मानव क्षमता पोर्टल के माध्यम से होंगी, तो इस पर सभी का इक्विप होना बहुत ज़रूरी है। इसको हम थोड़ा-सा इग्नोर करते हैं, लेकिन आपको बता दें स्थापना संबंधी कार्य अगर आप सीख जाएँगे, तो जब भी आप उच्च पद पर प्रमोट होंगे, जब आप विभागाध्यक्ष बनेंगे या प्रिंसिपल बनेंगे, तो इन कार्यों को करने में आपको सुगमता होगी और तब आपको इस बात की आवश्यकता महसूस होगी कि जो हमने पूर्व में सीखा था, वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। उसके अलावा आईआरडीटी और नाइटर चंडीगढ़ के माध्यम से सभी स्टाफ की समय-समय पर स्किल ट्रेनिंग की जाती है और एक ट्रिपल आई सेल भी एआईसीटी की तरफ से गठित करने के लिए कहा गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हैं, जितने भी हैं, जितने ऊपर लिस्ट किए गए, उनका सिर्फ़ एक ही कार्य है कि संस्था का जो प्रबंधन है, संस्था का जो अनुशासन है, संस्था की जो विभिन्न गतिविधियाँ हैं, वो हम शैक्षिक स्टाफ के माध्यम से ही करा सकते हैं और इसके लिए सभी स्टाफ का अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। ये एक सामूहिक प्रयास है, ये इंडिविजुअल प्रयास नहीं है कि प्रधानाचार्य कहे कि नहीं वो मैं सब मैं अकेले मैनेज कर लूँगा, नहीं, ये सामूहिक प्रयास है जिसमें हम सभी का सहयोग बहुत आवश्यक है। तो आशा है कि ये एक छोटा-सा प्रस्तुतिकरण आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। तो मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसको अपलोड करूँगा, तो अगर आपको महसूस होता है तो इसमें आप अपने इनपुट ज़रूर दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।